हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, पिछली क्लास हमने क्या पढ़ा था? हिस्ट्री ऑफ मोल। डू यू रिमेंबर? हमने थोड़ी बहुत कहानी सुनाई थी आपको कि मोल की शुरुआत कहाँ से हुई, मोल को लोगों ने कैसे जाना, मोल के विषय में पहले क्या अवधारणा थी, डाल्टन साहब के समय से लेकर के मोल मास के विषय में मैंने कुछ मज़ेदार बातें बताई कि जो 1 किलोग्राम है, बचपन सुनते आए कि 1 किलोग्राम इतना होता है बटखरा, या 1 किलो टमाटर इतना होगा लाइट। सो आई मीन इतना टमाटर 1 किलो हो गया नहीं। सो ये क्या है 1 किलो, कहाँ से आया 1 किलो, कौन बनाया उतना 1 किलो? तो बच्चों हम मानव लोग सिर्फ ये जानते हैं या कोई भी कि ये इससे भारी है या हल्का है, या कितना भारी है या कितना हल्का है। नाउ इसी को कैलिब्रेट करने के लिए हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड डिफाइन किया, उसको हम लोग बोलते हैं किलोग्राम। वैसे ही हम लोगों ने मोल को डिफाइन किया। तो शुरू में हम लोग मोल को डिफाइन करने के लिए हाइड्रोजन को 1 मान लिया, हाइड्रोजन को 1, उसके 2 गुना है उसको 2 मान लिया, उसके 3 गुना उसको 3 मान लिया, उसके 10 गुना उसको 10 मान लिया। बाद में फिर ऑक्सीजन को 100 मान के, 100 मान के बर्जिलियस साहब ने किया था। देन आफ्टर ऑक्सीजन को 16 मान करके, फिर कार्बन को 12 मान करके मोल को डिफाइन किया गया। वी हैव डिफाइंड मोल by taking the reference carbon 12, but in just very near time, in 2019 हमको ऐसा लगा कि हम लोग जो भी किसी को रेफरेंस ले रहे हैं तो हमें, क्योंकि हम मान ही तो रहे हैं, ये संडे मंडे ट्यूसडे ने माना ही तो है यार, संडे सूरज का दिन, मंडे मून डे, ये माना ही तो है भाई, होता थोड़ी ना है। आई मीन वी हैव जस्ट एज्यूम्ड आवरसेल्फ सो दैट कि आफ्टर 6 डेज के बाद एक दिन छुट्टी आए, रेस्ट कर सकें, रिलैक्स हो सकें या टेस्ट दे सकें। सो वी कैन एज्यूम एनी डे, लाइक हम इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, हम इसको अगर y है इसको x मान लें, कोई पलट जाएगा, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वी कैन एज्यूम। तो सिमिलरली बच्चों लोगों ने कहा कि अगर हम मोल को एक पर्टिकुलर नंबर की वैल्यू दे दें 6.012407 इंटू 10 की पावर 23, याद है आपको? 6.02214076 इंटू 10 की पावर 23, ये एक नंबर दिया गया। अगेन कोई कहता है क्या सर एब्सोल्यूट नंबर है? नहीं भाई, ये भी रेफरेंस नंबर है। किसको आधार मान के? ये इस बात को आधार मान करके है कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक मास सही सही आए, जो हम मास का रेशियो आपस में निकालते हैं उस रेशियो में फिट बैठे, उसको आधार मान करके ये नंबर आया, राइट? तो ये दिया गया। तो अभी हम लोग हिस्ट्री ऑफ मोल पढ़ चुके हैं और हमको मालूम है कि एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23। इट्स आवर नंबर, इट्स 1 मोल। इतना कोई चीज़ होगा तो दैट इज़ 1 मोल। ओके, आप सभी लोग जानते हैं। बस ये है कि ये रेफरेंस सबसे मॉडर्न में कार्बन 12 को लेके लिया गया था, जो कि NCERT मेंशन है। उसके बाद अभी 2019 में ये एब्सोल्यूट फिगर चूज किया गया। नाउ AMU, एटॉमिक मास यूनिट, हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबका मास बहुत ही कम है, तो उन बहुत कम मास को मेजर करने के लिए AMU लिया गया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है, ये बहुत ही छोटा मास है, जैसे किलोग्राम होता है वैसे ही ये मास है और इसकी वैल्यू होती है 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम। और इसकी वैल्यू को भी डिफाइन किया गया बच्चों कार्बन 12 को रेफरेंस मान करके पहले। अभी इसको हम ऐसे भी बोलते हैं, दिस वन इज 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम। और ये फिगर कितना आता है? लास्ट टाइम हमने इसको डिवाइड किया था बच्चों, इट्स 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। आई होप आपको याद होगा, हमने इसको डिवाइड करके निकाला था। तो चलिए पिछली क्लास के बिहाफ पे मैं एक क्वेश्चन ट्राई करवा लेता हूँ। ये क्वेश्चन ट्राई करो, इट्स ए वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन।
हमें वो सारे क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ों को देखना है जो कि या तो कॉन्सेप्ट बनाए या हमें स्किल डेवलप करें। तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जिनसे हम बहुत सारी चीज़ें निकालने वाले हैं। जस्ट कम ऑन, जिस क्वेश्चन को सबको ट्राई करना है, कैलकुलेशंस करने हैं। आपको टाइम देता हूँ मैं, थोड़ा कैलकुलेशन है इसलिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। इट्स एन वेरी हिस्टोरिकल वन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ऐतिहासिक है, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। इफ़ चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज दिस वन, अगर एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज हो तो कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एवरीवन हैज़ टू आंसर दिस क्वेश्चन and time given to you is 90 seconds. Come on, I am giving more time just for calculation. Time starts now. Everyone, come on बच्चों, जल्दी करो। See, calculation wise it's a very easy, don't it? 1 मोल पे हमें चार्ज निकालना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है। इट्स लाइक क्वेश्चन कैसा है, जिसमें कहूँ कि एक ये मेरा मार्कर जो है ये मान लो 100 ग्राम का है, तो 5 मार्कर कितने होंगे? 100 इंटू 5। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है तो 1 मोल पे चार्ज कितना होगा? वी नो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना होगा? तो एक पे जितना है मल्टीप्लाई कर दो। एक पे कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। So 1 electron possesses this much charge. So this is the number of electrons in 1 mole and it's also known as Avogadro number. Okay, मैं भी शुरू में बहुत स्लो पढ़ाऊंगा ताकि धीरे आप कनेक्ट हो जाओ। दैट्स अ बेसिक थीम। एंड ये एक पे चार्ज है। चार्ज का साइन कैसा बच्चों? नेगेटिव होता है। ओके, तो नेगेटिव साइन वी कैन पुट आउटसाइड, राइट। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट वैल्यू जो आती है वो आता है 96,487 कूलम। 96,487 कूलम। ओके, एंड दिस फिगर इज अप्रोक्सीमेटेड फॉर द कन्वीनियंट कैलकुलेशंस। आसान गुणा भाग करने के लिए इसको हम लोग बच्चों 96,500 कूलम मान लेते हैं। 96,500 कूलम मान लेते हैं, राइट। और ये डिवोट किया गया एक महान फिजिसिस्ट, महान केमिस्ट्री के विद्वान फैराडे साहब के नाम पे, जो कि आप में से कई सारे लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। फैराडे साहब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के बहुत महान विद्वान थे। जानते हैं इनको नोबेल पुरस्कार क्यों नहीं मिला? ये शायद नोबेल से ऊपर थे। अरे नहीं यार, बहुत पहले पैदा हुए थे ये। जिस समय में थे उस समय नोबेल पुरस्कार दिया ही नहीं जाता था। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई 1901 से। ये तो 1835-40 के काम कर रहे थे। ही वॉज वेल बिफोर। तो फैराडे साहब के नाम पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं बच्चों? 1 फैराडे। तो आप इसको नोट कर सकते हैं अलग से। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। क्या नोट करेंगे? चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा इज इक्वल टू 1 फैराडे। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे चार्ज, तो n मोल इलेक्ट्रॉन पे n फैराडे चार्ज। तो अगर चार्ज ऑन n मोल इलेक्ट्रॉन निकालना हो, n मोल्स इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज कितना होगा? n फैराडे। कितना होगा? n फैराडे। कि नहीं, हमको फैराडे में नहीं चाहिए, हमको कूलम में चाहिए। कहेंगे अच्छा, तो दिस मस्ट बी n फैराडे। अब 1 फैराडे पे चार्ज कितना होता है? 96,500 कूलम। तो n फैराडे पे कितना होगा? इतना इंटू 96,500 कूलम हो जाएगा। आर यू गेटिंग? बात समझ में आई आपको? तो एक मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे 2 फैराडे। ये कैलकुलेशन में आगे काम आने वाला है। इसमें जेईई मेंस, नीट में बड़े अच्छे सवाल पूछे जाते हैं। मैं आपको वहाँ तक पहुँचाऊँगा। आप ध्यान रखिएगा, सवाल बड़े बड़े भी जो होते हैं ना, उनकी आत्मा छोटे कॉन्सेप्टों में बसती है। अगर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, ये चुटकी बजाया सवाल गायब, ये सवाल गायब। तो कॉन्सेप्ट बड़े बड़े समझने के लिए आपको बहुत स्लो मूव करना पड़ता है, राइट। तो आपको ये बात समझ में आ गई बच्चों? ये बात समझ में आ गई कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे 1 फैराडे चार्ज, 2 मोल पे 2, n मोल पे n फैराडे चार्ज होगा। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वेरी इजी क्वेश्चन, मोल की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको। ये सवाल IIT में पूछा गया था, कुछ ज़्यादा आसान हो गया, फिर ये बाद में जेईई मेन में भी रिपीट मारा है, अब ये नीट में आ जाएगा। हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट्स 1 kg? एक किलोग्राम में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? आपको 1 इलेक्ट्रॉन का मास पता है बच्चों? 1 इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है
मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ये आपको शायद पता होगा क्या होता है बच्चों, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 किलोग्राम। ओके, दिस इज द मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। सो आपसे पूछा क्या जा रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट्स 1 kg, 1 किलोग्राम में कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। वाओ कूल, जस्ट कैलकुलेट करो बच्चों, छोटा कैलकुलेशन। टाइम है आपके पास कुल 60 सेकेंड्स का, बिकॉज इट्स, या 90 सेकेंड्स कर लेते हैं अपने। योर टाइम, आपको बताना है कि 1 किलोग्राम अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन हो तो उसमें कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे। वाओ, चलिए ट्राई करिए, टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबको कोशिश जरूर करनी है, एवरीवन हैज टू ट्राई। अच्छा, कैलकुलेशन हमको करना भी नहीं है। और ये सवाल कहाँ आया था बच्चों, IIT में भी आ चुका है और JEE मेन में भी आ चुका है, मतलब JEE एडवांस और JEE मेन दोनों में आ चुका है। अब सिर्फ कौन बच गया है, नीट। अब नीट में आने वाला है, लेट्स सी इट। हम लोग इसको देखते हैं बच्चों, आप लोगों ने बताया तो सही होना चाहिए। लेट्स जस्ट कैलकुलेट वंस, ट्राई वंस। हमको 1 किलोग्राम में बताना है, तो 1 किलोग्राम में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने होंगे, 1 के मास से भाग दे दीजिए, 9.1 इंटू 10 की पावर -31। ऊपर भी किलोग्राम और नीचे भी किलोग्राम, कैंसिल आउट हो जाएगा। यस, अब एक मार्कर अगर ये 100 ग्राम का है, मेरे पास 5 किलोग्राम मार्कर है, तो कितने मार्कर होंगे, तो जितने हैं मास बट बाई 1 मार्कर का मास से भाग देंगे। तो टोटल मास कितना है, 1 किलोग्राम, मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, बट ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो कितने दर्जन मार्कर निकालना है, तो जितने मार्कर आए हैं उसको 12 से भाग देंगे। कितने दर्जन हैं ये पता करना है, तो जितने मार्कर हैं उसको 12 से भाग देंगे। यहाँ पता करना है कितने मोल हैं, तो जितना आया है उसको 1 मोल से भाग दोगे। 1 मोल मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23। सो 1/9.108, अब ये हो गया कि हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर 23, या 10 की पावर 23 और 10 की पावर -31, कितना आ जाएगा ये, 10 की पावर -8, ऊपर चला जाएगा 10 की पावर 8। सो आंसर इज डी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए नाउ देर आर हम लोग मोल कॉन्सेप्ट और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री को आगे बढ़ रहे हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें हमको याद होनी चाहिए। ओके, ध्यान रखना आज से कि सेकेंड, मीटर, मिलीमीटर, किलोग्राम या मोल ये आकाशवाणी से नहीं मिला, भगवान ने नहीं भेजा, हम लोगों ने अपने कन्वीनियंट के लिए, अपनी सुविधा के लिए डिफाइन किया है। वी हैव डिफाइंड, 1 सेकेंड हमने डिफाइन किया, आपने डिफाइन किया है। ओके, ध्यान रखिए बात को। तो बच्चों उन्हीं स्केल्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये मैंने NCERT से उठा लिया है ताकि आपको अच्छा भी लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन, कुछ बातें मैं आपको शेयर कर दूं। देखो, ये न्यूक्लियस के अंदर आपको जरूर पता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है, न्यूक्लियस के अंदर कौन कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अरे यार, न्यूक्लियस के अंदर कुछ ज़्यादा धांधली नहीं चल रही बच्चों। ये प्रोटॉन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। तो न्यूट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रल, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज तो होता नहीं है, फिर तो न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, धड़ाम झुशुम। पता है आपको, लाखों डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को बर्दाश्त कर सकता है न्यूक्लियस, इतना स्टेबल होता है। इसको तो अनस्टेबल होना चाहिए, इतना स्टेबल क्यों है देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। ओके, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। ओके, तो जो न्यूक्लियस के बाहर होता है ना, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट बोलते हैं, जो न्यूक्लियस के बाहर होता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियॉन आपने बचपन में जरूर सुना होगा। न्यूक्लियॉन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, या फिर ये कह लीजिए न्यूक्लियॉन का मतलब क्या होगा, वो कोई भी चीज़ जो न्यूक्लियस के अंदर हो। जो न्यूक्लियस के बाहर हो क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब चलिए ध्यान सुना जाए। ये न्यूक्लियस बहुत स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। क्यों,
ये बड़ा एक रहस्य बना हुआ था वैज्ञानिकों के लिए बहुत लंबे समय तक। ओके बच्चों, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन प्रोटॉन है तो इनके बीच में धमाकेदार रिपल्सन हो रहा होगा। छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन बाहर है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन अगर कहीं रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, कौन बच्चों? इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। ऐसा रिएक्शन या ऐसे रिएक्शंस जहां इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, उन सभी रिएक्शंस को हम लोग बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल रिएक्शन। वो सारे रिएक्शंस जहां न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में, उसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर बम तो आजकल यही चलता ही है टीवी चैनल पे। टीवी चैनल वाले तो रोज लगता है आजकल लड़ाई लगवा देंगे, है ना। खाना खा रहे हो तो मतलब लड़ाई चलता है, तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, क्यों खाना खा रहे हो तो मरना तय है, ऐसे ऐसे इस तरह का न्यूज आता है। नहीं, इतना बदमाशी करते हैं चैनल वाले। तो इट्स न्यूक्लियर रिएक्शन, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है। कि आप कभी इसका पिक वीडियो देखना, हिरोशिमा नागासाकी वाला, मतलब एक झटके में लाखों लोग मर जाते हैं, पिघल जाते हैं, वाष्पीकरण हो जाता है हमारा, इतना ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है बाय द वे। तो न्यूक्लियस अगर रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर रिएक्शन। या इसको एक और नाम देते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं पता है आपको? इसको एक नाम और देते हैं हम लोग, वो नाम है रेडियो एक्टिव रिएक्शन। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो अगर किसी रिएक्शन में न्यूक्लियस इन्वॉल्व हुआ, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर या रेडियो एक्टिव रिएक्शन। तो बच्चों हम लोग बातें कर रहे थे छोटी छोटी चीज़ों की, चलिए देखते हैं। मैं फिर से आता हूँ। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मैं एक बात बहुत ही ध्यान से आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान समझना है इसको। कहीं पर भी कोई चार्ज होगा, कहीं पर भी कोई चार्ज होगा, कोई भी, तो वो चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, ±n इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा। मतलब n इज इंटीजर, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 10 के बराबर। तो बच्चों मैं आपको बता रहा था कि कहीं पर भी कोई चार्ज होता है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ऐसा क्यों होता है, ये हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आगे पढ़ेंगे। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 100 इलेक्ट्रॉन, 500, उसके मल्टीपल में ही चार्ज होगा। चार्ज हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। बाय द वे, किसके? इलेक्ट्रॉन के, प्लस हो चाहे माइनस हो। मतलब कहीं पर भी चार्ज आपको 1.5 इलेक्ट्रॉन चार्ज नहीं मिलेगा, इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों? 1 तो मिल गया, आधा इलेक्ट्रॉन कहाँ से पाओगे? आधा इलेक्ट्रॉन के बराबर। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ चार्ज। फंडामेंटल मतलब उससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं है। और इसीलिए बच्चों कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉन के चार्ज को 1 मान लिया जाता है। निगेटिव है तो -1, अब पॉजिटिव प्रोटॉन का है तो +1। जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे माइनस में होता है, आपको पता ही है, उतना ही प्रोटॉन पे चार्ज प्लस में होता है। ओके, तो चूंकि फंडामेंटल यूनिट है, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके इंटीजर में ही चार्ज मिलेगा, उसे छोटा चार्ज संभव नहीं है। नहीं है मतलब नहीं है, बस। ऐसा क्यों? आगे हम लोग मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, नाउ सो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1, प्रोटॉन पे चार्ज +1, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल है, उसको कितना आएगा? 0। ओके, मास, इलेक्ट्रॉन का मास की बात करता हूँ, बहुत ही शानदार है बच्चों। जानते हैं एक प्रोटॉन का मास, पहले प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन से थोड़ा कम होता है। प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा कम होता है। हम कई बार ऐसा कहते हैं, प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। मैंने फिर ये क्यों बताया आपको, कई बार इनके मास का कंपैरिजन करना होता है कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो यू विल से कि प्रोटॉन का मास न्यूट्रॉन के मास से थोड़ा कम है, बट दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। इनकी वैल्यू होती है 1 AMU के बराबर। वाओ, 1 AMU के बराबर। 1 AMU पता है ना आपको, इनकी वैल्यू होती है 1/एवोगैड्रो नंबर ग्राम के बराबर। ये कितना होता है बच्चों? 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर। ओके, तो मास प्रोटॉन का न्यूट्रॉन से थोड़ा कम होता है। आपको शायद अब ये एग्जाम में सवाल पूछे आते हैं, आएगा तो अब शायद आप कर ही लोगे। नहीं, अब इलेक्ट्रॉन के मास के विषय में नहीं बोला है कुछ। देखो बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो मास है
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत कम होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन से थोड़ा कम होता है या अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, राइट। तो ये हुआ। दूसरी बात बच्चों, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के मास से बहुत 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 कम होता है। अब अगर हम लोग 1000 किलो आलू खरीदें, 1000 kg, 1 टन बोलेंगे ना उसको, आलू खरीदें, तो 1 किलो तो फ्री में दे देगा, ले जाओ यार ऐसे ले जाओ, 1 किलो फ्री में ले जाओ। 100 किलो खरीदोगे तो 1 किलो फ्री में दे देगा। मतलब इसका फ्री मतलब क्या हुआ कि 1000 किलो जब खरीद लिए हो तो क्या 1 किलो तो ले जाओ, और कोई मतलब नहीं उसका। नहीं, बताना क्या चाहता हूँ कि 1000 के सामने 1 की कोई औकात नहीं है, तो 2000 के सामने 1 की कोई औकात है क्या? नहीं बच्चों, इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से तकरीबन 2000 गुना कम होता है। तकरीबन नहीं, एग्जैक्ट बता देता हूँ मैं, ये प्रोटॉन के मास से 1837 गुना कम होता है, 1837 टाइम्स। और ये जो 1837 है ना, इसी को जे थॉमसन, एक फिजिक्स के विद्वान थे जो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे, बताए कि ये 2000 गुना कम होता है, बट इट वाज देन आफ्टर एग्जैक्टली कैलकुलेटेड एंड फाउंड टू बी 1837 टाइम्स। तो यार मान लो 1837 किलो तुम अगर टमाटर खरीदोगे तो 1 किलो क्या 10 किलो तुम्हें ऐसे दे देगा। मतलब बताना क्या चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के तुलना में नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, उसको कंसिडर करने कोई ज़रूरत नहीं है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वाओ ग्रेट बच्चों। चलिए, ये छोटी छोटी बातें थी जो आपने समझ लिया। नाउ एटम इज न्यूट्रल। अब एटम न्यूट्रल क्यों होता है बच्चों? कोई चीज़ न्यूट्रल होने के 2 कारण। पहला कारण, कोई चार्ज ही ना हो, कोई चार्ज नहीं है इसलिए न्यूट्रल है। और दूसरा कारण क्या हुआ, जितना पॉजिटिव है उतना ही निगेटिव हो जाए। तो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? एटम न्यूट्रल इसलिए होता है कि न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव होता है बाहर उतना ही निगेटिव होता है। मतलब, और आप जानते हैं ना कि एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड बराबर है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव और न्यूट्रॉन पे इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। तो एटम न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही प्रोटॉन होगा। तो मैंने कहा न्यूट्रल होने के 2 कारण। पहला कारण कि उस पर कोई चार्ज हो ही ना, और दूसरा कारण जितना प्लस हो उतना ही माइनस हो। तो एटम न्यूट्रल इसलिए है क्योंकि उसके पास जितना निगेटिव है इलेक्ट्रॉन की वजह से उतना ही पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों। अब किसी पे चार्ज क्यों आता है? चार्ज, किसी एटम चार्ज को क्या बोलते हैं? आयनिक स्पीसीज। क्या बोलेंगे बच्चों? आयनिक स्पीसीज। आयनिक स्पीसीज मतलब चार्ज्ड स्पीसीज। वो चार्ज हो गया तो आयनिक बन गया। ओके, तो ध्यान समझो, अगर एटम बदलना है तभी प्रोटॉन को छेड़ोगे। प्रोटॉन बदमाश है, प्रोटॉन को छेड़ोगे तो कार्बन से नाइट्रोजन बन जाएगा, कार्बन से बेरिलियम बन जाएगा, एटम बदल जाएगा। सिर्फ चार्ज लाना है, केमिकल रिएक्शन करना है, तो प्रोटॉन को ना छेड़ो। किसको छेड़ोगे? इलेक्ट्रॉन को। मतलब ये हुआ कि आयन क्यों बनता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू, सिंपल अंग्रेजी में लिखा जाए यार, ड्यू टू इन आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है अंदर बाहर करता है, ड्यू टू इन आउट ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के अंदर बाहर होने की वजह से होता है। आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन माइनस होता है, तो अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। लेट्स सी, जल्दी जल्दी सीखते हैं, सीखना तो हम लोगों को है ही। कम ऑन बच्चों। मान लो कोई न्यूट्रल एटम ए है। ओके, अब क्या हुआ कि ए में हमने एक्स इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया, इसमें जोड़ दिया हमने एक्स इलेक्ट्रॉन। तो जी एक्स, ये निगेटिव एक पॉजिटिव बच्चों, निगेटिव है, तो यहाँ रखते हैं हम लोग ए के ऊपर -x, और इसको बोलते हैं कि हम लोग एनायन बोलते हैं, निगेटिव चार्ज आयन। ओके बच्चों। नाउ अगर हम बात करें इसमें से अगर निकाल दें इलेक्ट्रॉन, इसमें से मैं y इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, किसमें से निगेटिव निकाल दो तो क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव। तो भाई पहले निगेटिव पॉजिटिव बराबर है, न्यूट्रल है, निगेटिव निकाल दिया तो पॉजिटिव ज़्यादा हो गया। अच्छा, ये निगेटिव क्यों है?
क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। ये निगेटिव इसलिए नहीं है कि यहाँ सिर्फ निगेटिव है ना, निगेटिव इसलिए कि प्रोटॉन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव से ज़्यादा है, और जितना ज़्यादा है उतना माइनस आ गया। ओके, पहले न्यूट्रल था, मतलब दोनों बराबर थे, बट अभी आपने एडिशनल कर दिया। नाउ अब वाई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, मतलब आपने अब निगेटिव को निकाल दिया, तो उतना क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव आ जाएगा, a प्लस वाई। अब ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव ज़्यादा है, प्रोटॉन ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ओके, सो हियर इलेक्ट्रॉन, हम हमेशा हम लोग इलेक्ट्रॉन के रेफरेंस में बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन अंदर गया, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, हम कहें यहाँ इलेक्ट्रॉन कम हो गया। हम ये नहीं कहेंगे कि प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, क्योंकि प्रोटॉन को चेंज हम लोग नहीं कर रहे हैं। ये छोटी छोटी बातें आपको बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने की ताकत देंगी। यहाँ क्या बोलोगे आप, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, यहाँ क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन कम हो गया। यहाँ ऐसा नहीं कहेंगे प्रोटॉन कम हो गया, बात तो वही है, बट जब कहते हैं प्रोटॉन कम हो गया, मतलब आप ऐसा कहना चाह रहे हो प्रोटॉन जितना था उससे कम हो गया, नहीं, प्रोटॉन उतना ही है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ कम हो गया। ओके, मुझे उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई। एक छोटी सी जो कि बहुत ज़रूरी बात है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, बहुत ध्यान सुनना। अक्सर लोग इसको गलत तरीके से ही जानते हैं। क्या है, कौन सी बात है भाई, ऐसी कौन सी जादुई बात मैं करने वाला हूँ। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग बच्चों। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अगर ये कहूँ, वो ध्यान समझना। अच्छा, आप इसका नाम जानते हो, N3-1, इसका नाम है अजाइड आयन। मैं केमिस्ट्री पढ़ाते समय बच्चों को बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे स्ट्रक्चर से परिचय कराता रहता हूँ, जो कि आगे सिखाना है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अभी हंसी खेल में वो सीख जाते हैं ना, बहुत अच्छे। लिखो, इसको बोलते हैं अजाइड आयन, इट्स अजाइड आयन, है ना। ये ऐसा होता है बच्चों, ये इसके ऊपर बहुत बार एग्जाम में सवाल पूछा गया है। तो मेरा एक तरीका भी है कि आपको मैं स्ट्रक्चर याद करवा दूँ इसका। ये अजाइड आयन, इट्स अजाइड आयन। ओके, नाउ मैं बातें क्यों किया, अब इस अजाइड आयन के, इसकी एक बहन है, अजाइड आयन की एक बहन है, उसकी बातें कर लूँ क्या। ये देखो, जो लगता है कि थोड़ा दाएं बाएं उसकी नाक टेढ़ी हो गई है, कुछ हो गया है ऐसा, N-3, 3-1, N-3। इसका नाम सिमिलर नाम नहीं है, इसका नाम जानते हैं क्या, नाइट्राइड आयन। नाइट्राइड आयन, ऐसे मजे लो, पढ़ाई तो कर ही रहे हम लोग। नाइट्राइड आयन। और इसका एक भाई है, उसका नाम है नाइट्राइट आयन। नाइट्राइट आयन, है ना। अभी 11th क्लास के बच्चे ये धीरे धीरे इसको नोट करते रहे, टारगेट बैच के बच्चे भी थोड़ा सीखते रहिए इसको, केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। नाइट्राइट आयन ऐसा होता है, O-NO, इसको बोलते हैं हम लोग NO2-, ये इसका हुआ नाइट्राइट आयन। इसका फोटो ऐसा बनेगा, O- बना लेना है बच्चों। मैं मजाक में आपको आपकी कंपटीशन की तरफ ले चलता हूँ धीरे धीरे करके ना। ये नाइट्राइड आयन, तो N पे -3 है, तो यहाँ कोई वैसा ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ चलिए मैं इसकी बात करता हूँ। अभी ये सब बातें क्यों किया, चार्ज में इनके ऊपर मेडिकल और इंजीनियरिंग दोनों में खूब सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए थोड़ा सवाल देखा जाए यार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है बच्चों। कम ऑन, अजाइड आयन की बात करते हैं। नोट कर लिया ना आपने, कर लेना था, कर लेना है। कम ऑन, ये देखो अजाइड आयन, अजाइड आयन स्ट्रक्चर आपको मैंने बता दिया, नोट कर लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। एक बार और ड्रॉ करता हूँ मैं, N डबल बॉन्ड N। अरे यार, ये स्ट्रक्चर CO2 की तरह नहीं लग रहा आपको, CO2 की तरह। बाय द वे, इसके ऊपर चार्ज अगर मैं इसका एक लूँ, वन नाइट्राइड आयन लूँ मैं, एक नाइट्राइड आयन लूँ, तो इस पर चार्ज कितना होगा, अब बताओ। मैं ऑप्शन देता हूँ, ऑप्शन A 1 कूलम्ब, ऑप्शन B 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऑप्शन C 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ऑप्शन D 3 कूलम के बराबर। बच्चों बताओ, अगर मैं इसका एक आयन लूँ, 1 अजाइड आयन, तो इस पर चार्ज कितना होगा, चार्ज विल बी, मजेदार बात है यार, चार्ज कितना होगा बताओ जरा। तो आप सभी लोग फटाफट आंसर करो। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ, है ना, क्योंकि इसमें कुछ कैलकुलेशन करना नहीं है। पहले मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, पहले हम इसको डिस्कस करते हैं होता कैसे है।
है ना। इसकी मैकेनिज्म को देखते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा। देखो बच्चों, मान लो मेरे पास ये मैं N3-1, मैं एक केस लेता हूँ, वहाँ समझाता हूँ। अब अभी मैंने आपको समझाया था कि मान लो H की बात करता हूँ, H हाइड्रोजन। अभी ये न्यूट्रल क्यों है? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, इट्स न्यूट्रल। अगर इसमें बाहर से एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया जाए, सिंगल इलेक्ट्रॉन आया, तो इसकी वजह से अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2, और प्रोटॉन कितना रह गया? 1। तो इलेक्ट्रॉन तो एक बढ़ गया यार, इसकी वजह से यहाँ माइनस चार्ज आ गया, है ना। तो मतलब ये हुआ कि यहाँ जो हम लोग माइनस चार्ज दिखाते हैं वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की आने की वजह से होता है। वाओ, ग्रेट। नहीं, ये जो यहाँ हम लोग ये माइनस चार्ज दिखाते हैं, ये एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से हुआ। तो यहाँ जो चार्ज इसके ऊपर होगा, चार्ज, वो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। वो कितना होता है? -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इतना चार्ज होगा। क्लियर? बोलो यस नो। वाओ, ग्रेट। तो मतलब किसी से एजाइड आयन था N3-1, तो इसके एक आयन पे कितना चार्ज होगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होगा, कूलम के बराबर नहीं। कोई पूछे कूलम में कितना होगा, तो व्हाट यू विल से? यू विल से कूलम में इतना होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। कई लोग इसको गलत जानते हैं, कई लोग, बट आप समझ लें, बिकॉज यू कैन सी द मैकेनिज्म, वो चार्ज डेवलप क्यों हो रहा है। इनिशियली इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर थे, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ तो भाई एक इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज आएगा ना, तो इतना आएगा ना। यस, दैट्स इट। नाउ सी, अब इसको थोड़ा सा खींचते हैं हम लोग, नोट कर लेना बच्चों, अभी आपको मज़ा आ रहा होगा, परीक्षा में भी मज़ा आना चाहिए। थोड़ा इसको खींचा जाए, कमॉन आओ खींचते हैं। अगर बच्चों किसी के ऊपर, वो ध्यान सुनना, -2 या +2 चार्ज है, एक है ना, +2, तो कितना? एक आयन है, 1 आयन है। और आपको मालूम है ना कि पॉजिटिव वाले आयन को हम क्या बोलते हैं? कैटायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब लोग नोट कर लेंगे। मैं शुरू में हर चीज़ को धीरे धीरे सिखाता हूँ, पहली बार बताऊंगा इसको मैं। कैटायन बोलेंगे किसको? पॉजिटिव आयन को। तो इसके एक आयन पे कितना चार्ज होगा? फटाफट उत्तर करो आप लोग। A 2 कूलम के बराबर, B 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, C -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, D -2 कूलम के बराबर। कम ऑन एवरीवन, प्लेस योर आंसर हियर, जल्दी बताओ। एक A+2 आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? अब तो बोलना है भाई। 2 कूलम के बराबर, 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर, -2 कूलम के बराबर। आंसर इज -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। क्यों? इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो माइनस होता है ना बच्चों। कैसे जल्दी जोश में होश खो दिए। तो इसके बाहर माइनस लाए, क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं, -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। ठीक है, तो आंसर इज सी। अच्छा चलिए, अब देखो दूसरी इंपॉर्टेंट बात सीखो। चलो रेडी हो जाओ, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सीखने के लिए रेडी हो जाओ बच्चों। कम ऑन। अगर इसके ऊपर +x लिखा हो, कितना लिखा हो? अच्छा, अगर मैग्नीट्यूड पूछता है ना, मैग्नीट्यूड पूछता है चार्ज का, तो 2 इलेक्ट्रॉन और -2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा। बट अगर +2 और -2 लिखता है तो इट मीन्स वो मैग्नीट्यूड नहीं, साइन में भी इंटरेस्टेड है, नहीं? चलिए नाउ सी, देखते हैं। अगर A+x इलेक्ट्रॉन लिखा हो तो इसके बहुत ध्यान समझो, एक आयन के ऊपर मैं चार्ज की बातें कर रहा हूँ, चार्ज सिखा रहा हूँ आपको। चलो रेडी हो जाओ भाई, रेडी हो जाओ गांव वालों। एक आयन के ऊपर x इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें कर रहे हैं। किसकी? मैग्नीट्यूड की। तो 2 आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे यार, इतना चार्ज हो जाएगा। क्या कूलम में बताओ, कूलम में क्या करोगे? ई का चार्ज कूलम में रख लोगे। कूलम में क्या हो जाएगा? x इंटू, अब एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम हो जाएगा। नहीं, अब 2 पे इतना हो जाएगा, 3 पे इसमें 3 से गुणा कर दोगे, मतलब 2 पे कितना हुआ? 2x इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज। मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बातें कर रहा हूँ। 3 पे 3xe के बराबर। अगर मैं 1 दर्जन की बात करूँ, 1 डजन आयन के ऊपर कितना होगा? 1 के ऊपर इतना है, इंटू 12 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12xe के बराबर हो जाएगा। अगर मैं 1 मोल की बात करूँ, वाह, ये है आखिरी बात, घुमा फिरा के यहीं आना था आपको, नहीं बच्चों?
अगर मैं 1 मोल की बात करता हूँ तो यहाँ x 1 के ऊपर इतना है, 1 मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर देंगे, तो यहाँ गुणा कर देंगे हम लोग 12 को बोल दिया यार, बच्चों क्या कर देंगे हम लोग क्या कर देंगे, एवोगैड्रो नंबर से गुणा कर देंगे इसके ऊपर, x इलेक्ट्रॉन के ऊपर। बोलो यस नो। ये क्या हुआ, 1 मोल इस आयन के ऊपर चार्ज कितना हुआ, निकल गया। ठीक है, 1 आयन के ऊपर x इलेक्ट्रॉन, 2 आयन के ऊपर 2 कर दिया, 1 दर्जन के ऊपर तो 12 से गुणा कर दिया। नाउ अगर 1 मोल की बात करेगा तो एवोगैड्रो नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए मैं बोलना क्या चाह रहा था, इसको ध्यान रखना, NaXe को ध्यान रखना आप लोग। चलिए देखो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गजब का इंपॉर्टेंट है ये। सी 1 मोल A प्लस X आयन के ऊपर हमको चार्ज देखना है, तो क्या है भैया, 1 मोल के ऊपर कितना हो जाएगा, 1 के ऊपर x प्लस है तो 1 मोल के ऊपर 12x इलेक्ट्रॉन के बराबर। सॉरी यार 12 कहाँ से आ गया यार, मैं हमेशा दर्जन में आ जाऊँ, समझना दे। क्या बोलेंगे, एवोगैड्रो नंबर x इलेक्ट्रॉन के बराबर। बोलो नहीं, एवोगैड्रो नंबर ये 1 मोल हुआ और ये 1 के ऊपर हुआ, राइट। आपको बताऊं मैं, आपको पता है ना कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। बच्चों ये भी मैंने पढ़ाया आपको, 1 मोल, दिस इज मोल एंड 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1 फैराडे। 1 फैराडे मतलब 96,500 कूलम। देखो ये Na इंटू ई की वैल्यू हो जाएगी 1 फैराडे, कितना हुआ है, x फैराडे हो जाएगा, x फैराडे हो जाएगा। ओके, तो 1 मोल A प्लस आयन के ऊपर x फैराडे चार्ज होगा, और x फैराडे कितना होगा, कहीं कूलम में बताइए। हमको पता है 1 फैराडे कितना होता है, 96,500, हो जाएगा x इंटू 96,500 कूलम। वाओ ग्रेट, मजा आया आपको। तो बच्चा लोग 1 के ऊपर चार्ज कितना होगा, मैं पूछूं, मैं आपसे कहूं कि 1 आयन पे चार्ज कितना होगा, तो बोलोगे x इलेक्ट्रॉन के बराबर। 1 मोल के ऊपर कितना होगा, तो बोलोगे x फैराडे के बराबर, x फैराडे। 1 आयन के ऊपर x इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 मोल आयन के ऊपर x फैराडे के बराबर। चलिए इसको फिर से देखा जाए, एक बार फिर से सुनते हैं हम लोग बच्चों, कम ऑन, एक बार इसको फिर से सुना जाए। जैसे मान लीजिए CO3-2 है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, कार्बोनेट आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोनेट आयन। ओके, मैं अगर इसके 1 आयन पे चार्ज निकालूंगा तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर 1 आयन पे, और 1 मोल आयन पे निकालूंगा तो 2 फैराडे के बराबर। क्लियर, समझ में आ गया। कहें कि वैल्यू बताइए कूलम में, तो बोलोगे 2 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये कितने के ऊपर है, 1 मोल आयन के ऊपर है, फॉर 1 मोल और फॉर 1 आयन। ये भी कूलम बताइए, क्या बोलोगे, 2 इंटू 96,500 कूलम। वाह ग्रेट, मजा आया बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है आपको ये सब बातें समझ में आ गई होंगी। सवाल लगा लेंगे आप लोग इसके ऊपर। चलिए फटाफट सवाल लगाया जाए। चलिए सवाल लगाइए तो बच्चों, आप बताइए, ज़रा N-3 क्या नाम है इसका, नाइट्राइड आयन, इसके ऊपर चार्ज निकालना, आपको चार्ज निकालना है। इसके 4 मोल्स पे कितना चार्ज होगा, 4 मोल्स पे, और चार्ज बताना है आपको फैराडे में, इन फैराडे, और बताना है आपको कूलम में, दोनों में। जल्दी करो तो, इसके 4 मोल्स के ऊपर कितना होगा चार्ज, फैराडे में और कूलम में, दोनों में। जल्दी जल्दी, कम ऑन बच्चों, एवरीवन। जैसे अब इसके चार्ज को लेके आप 3 कूलम तो कभी नहीं सोचोगे यार, नहीं, आप 3 कूलम सोचोगे तो नाक सर के चेले कैसे होगे बताओ। अब 4 मोल है तो 1 मोल पे जितना मैंने क्या सिखाया ना बच्चों, ऐसे सिखा था कि देखो ये N-3 है ना, तो 1 मोल पे 3 फैराडे, 1 मोल में 3 फैराडे, 4 मोल में 12 फैराडे। और अब 1 पे अगर पूछता है ना तो कहते 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर, 1 आयन पूछता तो, बट 4 मोल पूछा है, तो 4 मोल पे 3 फैराडे, कूलम बताओ तो 12 इंटू 96,500 कूलम।
ठीक है, पक्का? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कुछ बातें मैं आपको और सिखा दूं, छोटी छोटी बातें। कहीं हम लोग को बच्चों अगर मोल कैलकुलेट करना हुआ, मोल, तो पता देख रहे हो आज तुम क्या हो रहा है, मैं जब भी मोल लिख रहा हूँ तो दर्जन से मिस कर जा रहा हूँ, वो क्लब हो जा रहा है। जानते हो क्यों? मैं सोच के आया हूँ कि जैसे आप लोग दर्जन कैलकुलेट कर लेते हो जितना आसानी से, जितना कोजी में, उतना ही आसानी से आपको मोल भी कैलकुलेट कर लेना है। तो जो जो करते हो यहाँ कर लेना। कैसे करते हो यार? मैं कुछ नया नहीं सिखाने वाला हूँ आपको, मैं वैज्ञानिक नहीं बनाने वाला हूँ, वो ऑलरेडी हो, तुम्हारे अंदर से विज्ञान को बाहर निकालना है बस। कैसे निकालते हैं देखो, अगर हमें कहीं नंबर दिया हो ना, क्या कितना दर्जन है, तो क्या करोगे? 12 से भाग दे दोगे। तो नंबर दिया है, कह रहा कितना मोल है, इसको भाग देंगे हम लोग 6.022 × 10⁻23 से, इतना मोल हो जाएगा। क्योंकि कि मेरे पास भारत की पॉपुलेशन कितनी मोल है, तो भारत की पॉपुलेशन जो है 137-37 करोड़ होगा, वो इससे भाग दे देंगे। नहीं, चलो कहीं पर अगर मास दिया हो बच्चों, मास कि बताओ कितना दर्जन है, तो मान लो हमको कहा कि यहाँ पे 60 किलो सेब रखा हुआ है, कै दर्जन सेब है, तो हम 1 दर्जन सेब का मास निकाल लेंगे, एवरेज 1 दर्जन सेब का भाग दे देंगे। नहीं समझ रहे ना, मेरे पास 60 किलोग्राम एप्पल है, अगर कितना दर्जन एप्पल है, तो 1 दर्जन एप्पल का मास निकालो। तो ऊपर बच्चों ध्यान समझो, अरे मैंने क्या बोल दिया, छोटी छोटी बातों में ना कॉन्सेप्ट सीखते रहना होता है। ऊपर जो मास दिया है तो नीचे भी मास से ही भाग देना है। तो किसका मास, जी जो चाहिए उसका मास निकालो। किसका मास? 1 मोल का मास, तो मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल से भाग दे देंगे। वाओ, अगर हमें मोल निकालना है तो जो मास दिया है मास ऑफ 1 मोल से भाग दे दोगे। ठीक है, अगर हमें वॉल्यूम दिया है बच्चों, वॉल्यूम, तो ऊपर जो दिया है ना, मास दिया है तो मास से भाग दोगे, वॉल्यूम दिया तो वॉल्यूम से भाग दोगे, नंबर दिया नंबर से भाग दोगे। तो बड़ी आसान हो गया यार, बड़ी यार आना है भाई। नहीं तो ये देखो, ये वॉल्यूम दिया है तो हमें निकालना है कि वॉल्यूम, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल से भाग दे देंगे। क्लियर बच्चों? तो हमें जब भी मोल निकालना होगा तो ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उससे नीचे भाग दे देंगे। क्लियर? क्लियर है? अब मैं सवाल दूं इसके ऊपर, एक छोटा सवाल दूं। चलिए बच्चों, छोटा सवाल ट्राई करिए, दोनों को मिला के सवाल दे रहा हूं ना। कैलकुलेट, चलो लिखो जल्दी, कैलकुलेट चार्ज इन फैराडे ऑफ ए बताओ बच्चों। हाँ बताओ भाई, 12 ग्राम C-2 आयन, C-2 आयन, 12 ग्राम C-2 आयन के ऊपर चार्ज कितना होगा? B 12, पहले ए कर लो फिर भी देता हूँ मैं, जल्दी 12 ग्राम C-2 आयन्स के ऊपर चार्ज क्या होगा। सवाल क्या है बच्चों, हम पहले ये पता कर लेंगे 12 ग्राम में कितने मोल हैं। मोल है तो 1 मोल पे कितना होगा पता ही है आपको, तो कर लेंगे हम लोग। जल्दी करो, टाइम कितना हुआ। हम लोग लड्डू क्वेश्चन ट्राई कर रहे हैं ताकि हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ सके। हमको पता है बच्चों कि कार्बन के, ये आपको याद कर लेना है, sp ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स का मास वगैरह सब याद कर लो, और डी वाले में कम से कम 3D वाले का याद कर लो। मेरे पक्के चेले बनो, जो कह रहा हूँ करते जाओ। तो कार्बन के 1 मोल एटम का मास 12 ग्राम होता है बच्चों, और ये 12 ग्राम है, मतलब कितना हुआ ये 1 मोल हुआ यार, ये 1 मोल हुआ। ओके, तो ये 1 मोल हुआ ना, जितना मास, मोल कैसे निकालते हैं, मास जो दिया है उसको 1 मोल से भाग दे दोगे, है ना। 1 मोल का मास 12 ग्राम, कैसे मालूम? याद है भाई, आपको भी याद करना है। तो 1 कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल कार्बन के ऊपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 फैराडे हो गया। ठीक है, कूलम में पूछेगा तो 2 × 96,500 कूलम कर लेंगे। ठीक है, समझ गए आप लोग? बहुत अच्छे बच्चों। चलिए टाइम थोड़ा कम है, मैंने आपको चार्ज स्पीशीज सिखा दिया है। अब मुझे न्यूट्रॉन की बातें बतानी है आपको। ये यहाँ पर कुछ शानदार फोटो लग रहा है, दीपिका पादुकोण जी अपने पति के साथ हैं, रणवीर सिंह के साथ।
और इधर मैं ग्राफ एक शानदार ड्रॉ कर दिया है, कुछ मतलब होगा। मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा कि न्यूट्रॉन का नंबर, ये न्यूट्रॉन है, ये मैंने कहा था न्यूट्रॉन इज वाइफ ऑफ प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन पे कैसे डिपेंड करता है ये हम देखेंगे अगली क्लास में, और फिर हम लोग कुछ और बहुत सारी शानदार चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अपना ध्यान रखिए। और अभी शुरू में मेरा एक सजेशन है, शुरू में ये नहीं सोचना है कि ज़्यादा ख़त्म करना है, शुरू में ये सोचना है कि जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। हम समझे अच्छा चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से आया है, वाओ, प्रोटॉन इन्वॉल्व होगा तो केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। प्रोटॉन के बदलने से एटम बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन के बदलने से एटम नहीं बदलता है। ओके, सो आई थिंक ये सब चीज़ों पे ध्यान दो, समझो, गुनो, कंटेम्पलेट करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।